जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान क्या है, कोशिका की खोज, कोशिका क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लेकिन इसको जानने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी क्या है? जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं वह बायोलॉजी कहलाता है। जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं वह बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं वह हमारे अरस्तु हैं। कौन है? हमारे एक वैज्ञानिक थे जो बायोलॉजी के जनक हैं। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं। नंबर 1 पे बायोलॉजी की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर आ जाती है वनस्पति विज्ञान। नंबर 1 बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं वह वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वनस्पति को हम इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी। बॉटनी में क्या होता है? जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं उसे हम बॉटनी बोलते हैं। लाइक जैसे आपने देखा होगा छोटे पौधे हैं। क्या ये छोटे पौधे? छोटे पौधे शैवाल से लेकर बड़े पौधे एंजियोस्पर्म तक। क्या? एंजियोस्पर्म तक जो बड़े पौधे, अगर हम पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जैसे हमारे पास थैलोफाइटा आ जाता है। थैलोफाइटा में शैवाल आ जाता है, वहीं और बड़े पौधे में एंजियोस्पर्म आ जाता है। लेकिन आप लोगों ने जो शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैवाल को इंग्लिश में हम एल्गे बोलते हैं। ठीक। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म वे सब पौधे होते हैं, आप लोगों ने आसपास ज़रूर देखा होगा कि एंजियोस्पर्म वे पौधे हैं जिसमें फूल फल या बीज लगते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म पौधे कहा जाता है। और वनस्पति के जनक जो हैं, अगर बात करें तो वनस्पति जनक के जो हैं वो थियोफ्रैक्टस है। कौन? वनस्पति विज्ञान के जनक हमारे थियोफ्रैक्टस हैं। फिर जीव विज्ञान की दूसरी जो शाखा है हमारे पास वो जंतु विज्ञान है। कौन? जीव विज्ञान की जो हमारी दूसरी शाखा है वो जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में हम जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी में क्या होता है? जूलॉजी में जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। आपने आसपास बहुत सारे जीव जंतु को देखा होगा, जैसे कीड़े मकोड़े देखा होगा, गाय भैंस कुत्ता मनुष्य, ये सब क्या हैं? बहुत सारे जीव जंतु पाए जा रहे हैं। अगर हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, लाइक जैसे देखो आप छोटे कीट से लेकर, छोटे कीट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सब क्या है? वो सब भी जंतु हैं। बड़ी मछली आपने समुद्रों में देखा होगा, वेल क्या बड़ी मछली है, वो सब भी जंतु हैं। ये सब क्या जंतु? अगर हम जंतु उनके बारे में, उनके शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा? वो जंतुओं का अध्ययन कहलाएगा। तो लेकिन अब बात है जंतु के जनक कौन होते हैं? जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं? जंतुओं के बारे में सबसे पहले कौन पढ़ा? जंतुओं के बारे में उन्होंने ही पढ़ा जिसने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में, मतलब सजीवों के बारे में जिसने सबसे पहले अध्ययन किया, उन्होंने ही सबसे पहले जंतु विज्ञान के बारे में भी पढ़ा। तो जंतु विज्ञान के जनक हमारे कौन हो जाते हैं? जंतु विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु हो जाते हैं। जिस प्रकार बायोलॉजी के जनक हमारे अरस्तु थे, ठीक उसी प्रकार जंतु विज्ञान के भी जनक हमारे अरस्तु हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कोशिका। कोशिका क्या है? आपने क्लासों में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा कि कोशिकाएं क्या होती है। तो मास्टर जी ने, मैम जी ने, गुरु जी ने लिखाया होगा कि कोशिका परिभाषा लिखा देते हैं जो हमारे समझ में नहीं आती है। तो कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। आपने स्कूल में परिभाषा पढ़ी होगी कि जो कोशिकाएं होती हैं वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। स्ट्रक्चरल और रिएक्शनल। क्या? रिएक्शनल होते हैं। ठीक है, रिएक्शनल। जो कोशिका है हमारा, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। कोशिकाएं परिभाषा लिखाई जाती हैं कि कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका होते हैं। लेकिन यह परिभाषा हमारे दिमाग में बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगर सबसे पहले अगर आप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम साइटोलॉजी बोलेंगे। तो कोशिका की परिभाषा जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं, जानते हैं कि आखिर में कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। आप लोगों ने अपने आसपास मिस्त्री को घर बनाते हुए देखा होगा कि मिस्त्री सबसे पहले गड्ढे खोदता है ना। लेबर जो मजदूर होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे में सबसे पहले एक ईंट रखते हैं। अच्छा बताइए, जब दीवार की शुरुआत होती है, जब दीवार बनती है, एक दीवार बनती है, उसमें सबसे पहले एक ईंट लगता है ना। एक ईंट से फिर 2 ईंट से 3 ईंट से, ऐसे बहुत सारे हजारों 10,000 ईंट मिलाकर 10,000 में ईंट मिलाकर एक कमरा या एक दीवार या घर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? घर बनाया जाता है। तो बताइए, शुरुआत एक ईंट से हुई थी।
क्या शुरुआत एक ईंट से हुई थी, लेकिन ढेर सारे ईंट मिलाने से एक दीवार बन जाती है। तो वह दीवार क्या बन गई, एक दीवार, एक संरचना बन जाती है। ठीक उसी प्रकार हम एक कोशिका को, दो कोशिका को, तीन कोशिका को और बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर, क्या बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक संरचना बना रही हैं नहीं बना, जिस प्रकार ढेर सारे ईंट मिलकर दीवार बना रहे थे, जब दीवार बनी, दीवार एक संरचना हो जा रही है, ठीक उसी प्रकार ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर आपस में एक बॉडी का निर्माण करती हैं। बॉडी क्या है हमारा, आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे मनुष्य भी कोशिकीय जीव है। मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, उसमें ढेर सारी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर मनुष्य के शरीर का निर्माण कर रही हैं। शरीर क्या है मनुष्य का शरीर संरचना है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं क्रियात्मक की। क्या क्रियात्मक क्यों है, देखिए मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र भी पाया जा रहा है, श्वसन तंत्र भी पाया जा रहा है, न्यूरो सिस्टम भी पाया जा रहा है और हृदय तंत्र भी पाया जा रहा है। ये बहुत सारे तंत्र पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या मनुष्य के शरीर में पाए जा रहे हैं, क्या जो हमारा हृदय है, जो हमारा श्वसन तंत्र है, क्या उसके अंदर कोशिकाएं नहीं पाई जा रही हैं। हमारा जो हृदय तंत्र बना है, हमारी जो कोशिकाएं बनी हैं, हमारा जो श्वसन तंत्र है, वो सब किससे मिलकर बना है, कोशिकाएं से मिलकर बना है। तो हमारे श्वसन का क्या काम है, श्वसन तंत्र का क्या काम है, जो फेफड़ा होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। तो इसके अंदर रिएक्शन नहीं हो रही। जब कोशिकाएं रिएक्शन करेंगी, जब कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से कार्य करेंगी, तभी तो हम ऑक्सीजन को ले पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार अगर और दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे पाचन तंत्र हो गया। क्या हो गया, पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र में बहुत सारे एंजाइम पाए जा रहे हैं जो भोजन को पाचित करने में काम आते हैं, जब भोजन को पाचित करने में काम आते हैं, जब भोजन को पाचित करते हैं। लेकिन क्या भोजन को पाचित करने में वो एंजाइम क्रिया नहीं कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं ना, क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, क्रियात्मक हो गया। तो हमारा शरीर संरचनात्मक एवं क्रिया, देखा शरीर बन जा रही है, वो संरचना बन जा रही है, उसके अंदर क्रियाएं हो रही हैं, तो क्रियात्मक हो रही हैं। तो यही कोशिका की परिभाषा होती है। कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, इसी को हम कोशिका की परिभाषा कहते हैं, ठीक है।